ये हमारा 5वां लेक्चर है जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को स्टडी करना है। ये कॉन्सेप्ट हमें दिया था माइकल फैराडे ने। तो असल कॉन्सेप्ट पे आने से पहले कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज स्टडी करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमने आगे स्टडी क्या करना है। राइट साइड से स्टार्ट करूंगा, एक बॉक्स में एक ही आइडिया दूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया था फोर्स पर यूनिट चार्ज F ओवर क्यू नॉट के। क्यू नॉट यहां क्या था? क्यू नॉट हमारे पास टेस्ट चार्ज था जो किसी भी जगह पे फील्ड के अंदर हम रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डिटेक्शन के लिए। और बाय कन्वेंशन ये जो टेस्ट चार्ज हम रखते हैं ये हमने हमेशा पॉजिटिव लेना होता है। अब ये एक आइडिया यहां कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आइडिया पे आते हैं। अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर से ए है इस तरह से, अगर हम इसको किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे इसकी डायरेक्शन वही रहेगी, लेकिन अगर आप इसको नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर दोगे इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये आइडिया इधर अप्लाई करो। क्यू नॉट आपके पास पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि जब फोर्स को आप पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो जो आंसर है उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स जो है वो पैरेलल होंगे। उसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट पे हम आते हैं। दोनों साइड पे अगर आप मैग्नीट्यूड ले लें, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी मैग्नीट्यूड आ गया, फोर्स का भी मैग्नीट्यूड आ गया। अब आप क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड आ रहा है। क्यू नॉट यहां पे टेस्ट चार्ज है। मैं ये अज्यूम करता हूं कि मैंने वही टेस्ट चार्ज यहां रखना है, वही यहां रखना है, डिफरेंट पॉइंट्स पे सेम टेस्ट चार्ज को यूज करना है। तो अगर मैं अपना टेस्ट चार्ज सेम रखूंगा, उसको मैं चेंज नहीं करने वाला, उसकी मैग्नीट्यूड कम ज्यादा नहीं करने वाला, तो फिर मेरा क्यू नॉट जो है वो फिक्स है। तो इस इक्वेशन में जब क्यू नॉट फिक्स हो जाएगा तो फोर्स बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, फोर्स कम होने से इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दोनों में से कोई एक भी बढ़ जाए दूसरा उसके लिहाज से बढ़ेगा डेफिनेटली। अभी तक हमने दो चीजें जो स्टडी की हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स के पैरेलल है और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फोर्स के मैग्नीट्यूड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको मैं एक डायग्राम की फॉर्म में आपके सामने शो करने चाह रहा हूं। अब यहां देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया, फोर्स को ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किया। मैं जब कहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स पैरेलल हैं, इसका मतलब है कि हर पॉइंट पे मैंने वही टेस्ट चार्ज यहां रखा था, वही यहां रखा है, वही यहां रखा है। हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन सेम है। यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स पैरेलल हैं, यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स पैरेलल हैं, यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स पैरेलल। लेकिन यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां की फोर्स के पैरेलल नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के पैरेलल होने का मतलब यह है कि एक ही पॉइंट पे दोनों ने पैरेलल होना है। डिफरेंट पॉइंट्स के इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स को आप कंपेयर नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, मैंने शो किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फोर्स के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या हुआ कि जिस जगह पे फोर्स का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा, या जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा है वहां फोर्स का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सबसे कम है वहां फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सबसे कम होगा। तो इस तरीके से ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी सबसे ज्यादा था, फोर्स भी सबसे ज्यादा ए पे ही लगी। सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी सबसे कम था और फोर्स भी सबसे कम सी पर ही लगी है। तो ये कंक्लूजन जो है ये हम आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। अब एक नए आइडिया पे आ जाते हैं। ये हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था कि हमारे पास कोई भी पॉजिटिव चार्ज है उसके इर्द गिर्द फील्ड की मौजूदगी को शो करने के लिए हम डॉट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जहां पे डेंसिटी ऑफ डॉट्स ज्यादा होती है वहां पे फील्ड स्ट्रांग होता है, जहां पे डेंसिटी ऑफ डॉट्स कम है वहां पे फील्ड वीक है। फील्ड का स्ट्रांग होने का मतलब है फील्ड की मैग्नीट्यूड ज्यादा है और फील्ड के वीक होने का मतलब है कि फील्ड की मैग्नीट्यूड कम है। तो यहां पे टोटल जो इंफॉर्मेशन मिल रही है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में वो सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड के बारे में मिल रही है, डायरेक्शन के बारे में यहां पे आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। हम एक ऐसी टेक्निक डेवलप करना चाहते हैं जो मैग्नीट्यूड के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे, डायरेक्शन के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे। उसके लिए हम डेवलप करते हैं नई टेक्निक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो हमने आज की वीडियो में स्टडी करना है। अब हमारा बैकग्राउंड कंप्लीट हो गया, अब हमने एक्चुअल टॉपिक पे आना है। तो ये आपके सामने एक पॉजिटिव चार्ज है, उसके सामने मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके सामने शो की। ये कैसे बनी है ये मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जो है आप इस कॉन्सेप्ट को इसी तरह समझें कि ये बता क्या रही हैं हमें। सबसे पहले तो ये मैग्नीट्यूड के बारे में बता रही हैं। कैसे?
अगर आप देखो यहाँ पे लाइंस जो हैं वो बिल्कुल करीब करीब हैं, लाइंस के दरमियान फासला कम है, तो जहां पे लाइंस क्लोज होंगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज्यादा होगा, बिल्कुल डॉट्स वाले कॉन्सेप्ट की तरह। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो फार अपार्ट हैं, दूर दूर हैं एक दूसरे से, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वीक होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड का अंदाजा हो गया यहां से हमें इस रूल के मुताबिक। नेक्स्ट आइडिया पे आ जाएं। डायरेक्शन यहां पे फाइंड करनी है, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की फाइंड करनी हो या फोर्स की फाइंड करनी हो, बहुत ही आसान है। मिसाल के तौर पे मैं यहां पॉजिटिव चार्ज रखूंगा, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, आपके पास लाइन बनी हुई है, उसके ऊपर एरो लगा हुआ है, वो फोर्स की डायरेक्शन को बता रहा है। यहां पे भी फोर्स की डायरेक्शन आपको पता चल रही है, यहां पे भी फोर्स की डायरेक्शन आपको पता चल रही है। यहां पे अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है, वो भी डेफिनेटली इस एरो के अलोंग है। यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस एरो के अलोंग है। तो स्ट्रेट लाइंस अगर हों तो फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन अगर लाइंस कर्व्ड हों तो फिर कैसे फाइंड करते हैं वो हम आगे स्टडी करेंगे। अभी हम देखते हैं कि जो मोस्टली स्टूडेंट्स के ज़हन में क्वेश्चन होता है कि क्या ये लाइंस असल में मौजूद होती हैं या फिर जस्ट हम ड्रा करते हैं। तो अगर इसका सिंपल आंसर दूं तो असल में ये एग्जिस्ट नहीं करती, ये सिर्फ इसलिए बनाई जाती हैं कि ये एक मैप है जिससे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी के बारे में अंदाजा हो जाता है। नंबर 1। नंबर 2 कि अगर ये देखें ना, यहां पे अगर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, लाइंस नहीं है, तो मुझे नहीं पता चल रहा कि यहां पे फील्ड है या नहीं। तो मैप कह सकते हैं इसको, ये कह सकते हैं कि ये आपको फील्ड दिखा रही हैं एक्चुअली। तो आपको दिखाने के लिए ये एक तरीका है। तो विजुअल परसेप्शन क्रिएट कर रही हैं या विजुअल रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं फील्ड की, लेकिन एक्चुअली ये नहीं होगा कि आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज हो लेबॉर्ट्री में, आप उसके पास जाएं, कोई खास किस्म की ऐनक लेके देखें और वहां पे आपको ये 8 लाइनें नजर आ जाएं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी एप्लीकेशन है वो ये है कि ये आइडिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का आइडिया है, आगे जाके हम देखेंगे कि ये आइडिया हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है जो वैसे हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते थे। तो इस आइडिया की, इस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशंस जो हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज खाली एक पेज के ऊपर लाइंस बना देना, फील्ड को शो कर देना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। यही चीज हमने यहां पे दोबारा क्रिएट की है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में क्रिएट की। अब यहां पे मैंने आपके सामने A, B, C और D 4 पॉइंट्स शो किए। अब आपको पता है कि A पे लाइंस के दरमियान फासला सबसे कम है, B पे उससे ज्यादा, C पे उससे ज्यादा, D पे उससे ज्यादा। तो मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे स्ट्रॉन्ग यहां पे होगा, उससे वीक यहां पे, उससे वीक यहां पे और सबसे वीक यहां पे होगा। अगर मैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस करता हूं, यहां पे सबसे ज्यादा फोर्स लगनी है उसके ऊपर, यहां पे उससे कम फोर्स लगेगी, यहां पे उससे कम फोर्स लगेगी और यहां पे सबसे कम फोर्स लगेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, फोर्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन याद रखें कि रफ इंफॉर्मेशन है, रफ एस्टिमेट है, कोई एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है। मतलब ये है कि ये तो पता चल गया कि ए पे फील्ड ज्यादा है, डी पे कम है, लेकिन कितना ज्यादा है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चलेगी। ए पे फोर्स ज्यादा लगेगी, डी पे कम लगेगी, ये भी पता चल गया, लेकिन ये नहीं पता चलेगा कि ए पे सपोज कह लें कि 3.99 न्यूटन फोर्स लगेगी। नहीं, ऐसा कोई नंबर हमारे सामने नहीं आने वाला, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हमें मिलने वाली। तो एग्जैक्ट वैल्यू अगर हमें चाहिए तो फिर हमें मैथमेटिकल फार्मूलेशन का सहारा लेना पड़ता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमारे पास फार्मूला है, फोर्स के लिए हमारे पास फार्मूला है, तो इस तरह के फार्मूलाज को यूज करेंगे, वैल्यूज एग्जैक्ट आएंगी। इससे हमारे पास रफ एस्टिमेट होगा, लेकिन ये रफ एस्टिमेट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे जाके हमारे काफी काम आने वाला है। इवन एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी इनकी हेल्प हमें मिलने वाली है। अब नया जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या ये लाइंस 2 डायमेंशनल होती हैं। 2 डायमेंशनल से मुराद है कि एक चीज जिसको पेपर पे, बोर्ड पे अच्छी तरह रिप्रेजेंट किया जा सके। तो ये लाइंस जो हैं ये 2 डायमेंशनल नहीं है, असल में ये लाइंस 3 डायमेंशनल है। मैं आपके सामने शो कर रहा हूं एक मॉडल की मदद से। देखें ये लाइंस कोई चार्ज सपोज ये सेंटर में पड़ा हुआ, उससे लाइंस ऑल डायरेक्शंस में निकल रही, आपकी तरफ भी आ रही हैं, इधर को भी जा रही हैं, इधर को भी जा रही हैं, पीछे की तरफ भी डेफिनेटली जा रही होंगी, लेकिन यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं बनाया कि मैंने इसको डेफिनेटली होल्ड करना था, उस वजह से मैंने पीछे की तरफ लाइंस नहीं बनाई, लेकिन लाइंस ऑल डायरेक्शंस में निकल रही होती हैं। 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स पूछना चाहते हैं कि ये लाइंस हमने बनानी कैसे हैं। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज पहले से पड़ा हुआ है, मैं इसकी लाइंस बनाना चाहता हूं। मैं टेस्ट चार्ज लेके आया, यहां रखा, किस तरफ को फोर्स लगेगी इसके ऊपर, मैंने खुद से अपनी कॉमन सेंस से अंदाजा करना है। डेफिनेटली ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो रिपल्शन की वजह से इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी।
तो मैंने यहां से लेके यहां तक एरो बना लिया। उसके बाद मैंने इसको नई पोजीशन यहां पे रख ली। अब मैं देख रहा हूं कि इसके ऊपर आगे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी। आगे इस पे फोर्स यहां से इस डायरेक्शन में लगेगी, तो मैंने यहां से लेके यहां तक भी एक एरो बना लिया। इसी तरह यहां से यहां तक एरो बना लिया, यहां से यहां तक एरो बना लिया। अब जब ये काफी सारे एरोज बन जाएंगे, फिर आपने एंड पे क्या करना है, आपने ये सारी लाइन को इकट्ठा कर देना है, ये एरोज अंदर से खत्म कर देने हैं, और इस तरह से ये पूरी एक लाइन क्रिएट हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स के ज़हन में क्वेश्चन होगा कि कितनी लाइंस वो क्रिएट कर सकते हैं। आपकी मर्जी है, आप 2 लाइनें क्रिएट कर लें, सिर्फ एक ऊपर से स्टार्ट कर लें, एक यहां से स्टार्ट कर लें, चलाएंगे 2 बन जाएंगी। अगर आप 3 लाइनें क्रिएट करना चाहते हैं, आप 3 भी क्रिएट कर सकते हैं। उस सूरत में एक यहां से स्टार्ट होगी, एक यहां से आगे चलाते जाएंगे, इस तरह का मॉडल, इस तरह के डायग्राम बन जाएगी। आप 4 लाइनें भी बना सकते हैं, कितनी भी बना सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात याद रखें कि आपने अगर 6 लाइनें बनानी है तो इस तरह नहीं बनानी, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री नहीं है। 6 लाइंस बनानी है तो फिर आप कैसे बनाएंगे, ये देखें, इस तरह से 6 लाइंस बना सकते हैं कि हर 2 लाइंस में एंगल जो है वो शुरू में कम से कम सेम हो। यहां से यहां का एंगल भी तकरीबन 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। तो अगर 6 लाइंस बनानी है तो सारे एंगल 60 डिग्री के होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक 45 का हो जाए, एक 90 का हो जाए, फिर गलत हो जाएगा। तो इस तरीके का काम नहीं करना, सिमेट्री रखनी है। 6 लाइंस बनानी है, बनाएं बिल्कुल इस तरह बनाएं। उसी तरह आप 8 लाइंस भी बना सकते हैं, इस तरह से या इस तरह से, लेकिन तमाम लाइंस का एंगल फिर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री का। तो कम से कम ये है कि लाइंस के अंदर सिमेट्री होगी तो फिर ही लाइंस आपको सही इंफॉर्मेशन देंगी। अगर आप लाइंस इस तरह की बना लें कि उनके अंदर सिमेट्री ही ना हो तो फिर वो आपको सही इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती। पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस हम ड्रा कर चुके हैं, अब हमने नेगेटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस ड्रा करनी। अगर देखें तो पॉजिटिव चार्ज पे जब हम टेस्ट चार्ज रखते थे, ये इस पे आउटवर्ड फोर्स लगा रहा था, तो इसलिए लाइंस हमने बाहर की तरफ ड्रा की। नेगेटिव चार्ज के लिए जब हम टेस्ट चार्ज रखेंगे तो नेगेटिव चार्ज हमारे टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, अंदर की तरफ फोर्स लगाएगा। इसलिए हमने नेगेटिव चार्ज के लिए जब फील्ड लाइंस ड्रा करनी है तो वो अंदर की तरफ ड्रा करनी है, इनवर्ट ड्रा करनी है। इसके लिए भी हमने ये ख्याल रखना है कि जिस तरह यहाँ पे मैंने बताया था कि तमाम लाइंस के दरमियान एंगल सेम होना चाहिए, कोशिश करें कि यहाँ पे भी तमाम लाइंस के दरमियान एंगल जो है वो सेम रहे। आल्दो कि यहाँ पे कुछ 2 लाइंस हैं जिनका एंगल कम है, इन दोनों का थोड़ा ज्यादा है, तो ये ड्रा करने में एरर हुआ है, कॉन्सेप्चुअली नहीं है। कॉन्सेप्चुअली यही है कि तमाम लाइंस का एंगल सेम होना चाहिए। अब अगर आप देखो कि आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो आपने ये नहीं करना कि पॉजिटिव चार्ज के लिए अलहदा से लाइंस क्रिएट कर दो, नेगेटिव चार्ज के लिए अलहदा से लाइंस क्रिएट कर दो। आपने वो लाइंस बनानी है जो दोनों के कंबाइन इफेक्ट को रिप्रेजेंट करें। तो कंबाइन इफेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप कैसे लाइंस ड्रा करोगे, मैं आपको बताता हूं। सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, और दरमियान में अभी ये एरोज नहीं बने। आपने क्या करना है, पॉजिटिव चार्ज, एक टेस्ट चार्ज लिया, ये पॉजिटिव चार्ज, इसको आपने इस पॉजिटिव चार्ज की सरफेस पे रखा। अब आप देखो कि ये पॉजिटिव चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा बहुत स्ट्रांगली, क्योंकि ये दोनों बहुत करीब है, इनके दरमियान फोर्स बहुत स्ट्रांग होनी है। ये चार्ज इस नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज पे बहुत कम फोर्स लगाएगा टेस्ट चार्ज पे, क्योंकि ये फासला बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे इसके ऊपर जो डोमिनेटिंग फोर्स है टेस्ट चार्ज पे, वो किस चार्ज की है, इस चार्ज की। तो वो क्या होगा, वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो रिपल्शन की वजह से इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। हमने क्या किया, अभी मैंने कहा है कि आप हमारे पास एरोज नहीं बने हुए, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी है हमने उस डायरेक्शन में लाइन बना के सिर्फ एक एरो यहाँ बना लिया, और ये हमारे पास चीज आ गई। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि पॉजिटिव चार्ज को, अपने टेस्ट चार्ज को यहाँ रखना है। अब देखें कि इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगती है। अब अगर आप लेबोरेटरी में हो, आपके पास ये चार्ज भी एक्चुअल है, ये भी एक्चुअल है, ये टेस्ट चार्ज भी एक्चुअली आपने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है या किसी चीज में मौजूद है, तो आप इस पे फोर्स की डायरेक्शन देख सकते हो। तो अब आप देखोगे कि इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही। आपने ये दूसरा एरो भी बना लिया, यहाँ पे रख लिया, यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन देखी, ये है, तीसरा एरो बना लिया। इस तरह से आप ये स्टेप करते जाओगे, फाइनली आप यहाँ पहुंच गए। यहाँ पे जाके आपने देखा कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, तो अब फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही, तो आपने ये आखिरी एरो बना। इस तरह से जब ये एरोज आप ज्वाइन करोगे तो ये पूरी लाइन बन जाएगी। नंबर 1, कोशिश करनी है कि ये जो स्टेप्स बनाए हैं ये छोटे से छोटे हों, ताकि लाइन के अंदर बेंड्स ना आए और लाइन स्मूथ बने। छोटे से छोटे स्टेप्स होंगे तो लाइन ऑटोमेटिकली स्मूथ बन जाएगी। ये हमारे पास पैटर्न्स ऑलरेडी मौजूद हैं जो कि हमने बुक से लिए हैं, और बुक्स में कहाँ से आए हैं,
डेफिनेटली लैब के अंदर एक्सपेरिमेंटेशन से ये जो मैप्स हैं ये बने, ये पैटर्न्स बने। तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, इसका ये पैटर्न हमारे पास मौजूद है। इसमें अगर हम देखें तो लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो रही हैं और नेगेटिव चार्ज पे एंड कर रही हैं, जैसे यहाँ पे भी मैंने शो किया था। जितनी भी लाइंस हैं वो सारी पॉजिटिव से स्टार्ट होके नेगेटिव पे आके एंड कर रही हैं। सिर्फ 2 लाइंस ऐसी हैं जो पॉजिटिव से स्टार्ट होके रास्ते में ही खत्म हो गई हैं, नेगेटिव तक नहीं पहुंची। लग रहा है ऐसे, एक्चुअली ऐसे नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि ये लाइन जो है ये हमें यहाँ रोकनी पड़ी क्योंकि हमारे पास जगह महदूद थी। अगर हम इसको आगे बढ़ाते तो ये लाइन बहुत दूर से जाके कहीं से बेंड करके इस तरह से, तो इसने वापस जो है वो यहाँ पे आना था इस लाइन में। तो एक्चुअली ये लाइन जो है ये वही लाइन है जो ये वाली लाइन है। तो ये लाइन भी यहाँ से स्टार्ट होके बहुत दूर से घूम के यहाँ पे नेगेटिव पे आके एंड कर गई। उसी तरह ये लाइन भी बहुत दूर से घूम के यहाँ से आके यहाँ एंड करेगी। ये हमारे पास एक पैटर्न है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है। अगर दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होता है, चाहे ये 1 माइक्रोकूलम का हो, ये -1 माइक्रोकूलम हो, या चाहे ये 10 माइक्रोकूलम का हो, ये -10 माइक्रोकूलम का हो, अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो पैटर्न एग्जैक्टली यही बनेगा। पैटर्न का ताल्लुक इनके मैग्नीट्यूड से नहीं है, बस ये है कि दोनों की मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होना चाहिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। तो अब अगर हम देखते हैं कि हमारे पास दोनों ही चार्जेस अगर पॉजिटिव हैं, उसके लिए हमने पैटर्न ड्रा किया, लेबोरेटरी में बुक्स में मौजूद है, तो इस तरह का पैटर्न आता है। अगर हमारे पास दोनों नेगेटिव चार्जेस हों तब भी पैटर्न वही आता है जो यहां आ रहा था, लेकिन फर्क ये था कि यहां पे पॉजिटिव चार्ज को रिपल्शन हो रही है तो एरोज आउटवर्ड, यहां पे पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्शन की फोर्स लगनी है, इसलिए एरोज जो है वो इनवर्ड होंगे इस केस में। अभी तक जो चीजें मैंने आपको बताई हैं उससे हम जो है वो कुछ क्वेश्चंस करते हैं आगे मजीद समझने के लिए चीजों को। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग चीज सबसे पहले मैं आपको बताने लगा। कंफ्यूजिंग इस लिहाज से है कि ना टीचर्स को पता है, जो हल्के फुल्के खुलासे हैं उन्होंने भी गलत लिखा हुआ है, उस लिहाज से आपको बताने जा रहा हूं कि टेस्ट अगर हमारे पास पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है इसका पाथ क्या होगा, ये हम देखना चाहते हैं डिफरेंट केसेस में। अगर मैं यहां पे रख दूं तो ये एग्जैक्टली इस फील्ड लाइन के अलॉन्ग मूव करेगा। अगर यहां रख देता हूं, इस केस में भी नेगेटिव ने इसको अट्रैक्ट करना है, इसने फील्ड लाइन के अलॉन्ग ही मूव करना है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। ज्यादा मसला ये है कि टीचर्स भी डिफाइन ही इस तरह करते हैं, कहते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज का पाथ होगा वही फील्ड लाइन होगी। इस तरह समझ तो आ जाती है, लेकिन ये असल बात यह है कि आपको धोखा दे रहे हैं, क्योंकि गलत बात समझानी तो कोई मुश्किल नहीं होती। असल बात, असल लॉजिक बताना जो है वो बात होती है। तो असल लॉजिक ये नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज का पाथ जो है वो लाइन के अलॉन्ग होगा। इन दोनों केसेस में लाइन के अलॉन्ग होगा, लेकिन ये एक इत्तफाक है। अगर हम यहां पे देखें, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज इधर रख दूं, इधर प्लेस कर दूं, तो ये नहीं होगा कि मैं इसको छोड़ दूं तो ये अपने आप इधर से घूम के इधर आ जाएगा। यहां से जब मैं इसको छोड़ूंगा पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा, इसके ऊपर रिपल्शन की बड़ी ढेर सारी फोर्स लगेगी। उसकी वजह से क्या होगा, ये बड़ी स्पीड से यहां से निकलेगा, रिपेल होगा, और इसके पास इतना ज्यादा इनर्शिया होगा कि इसके ऊपर फोर्स बेशक इस डायरेक्शन में लगती रहे, लेकिन उस फोर्स का असर नहीं होगा इसे, और ये यहां से इस तरह से करके बाहर की तरफ निकल जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली कभी भी वापस नहीं आएगा अगर आप इसको यहां पे या यहां पे या यहां पे रख देते हो। चाहे जितना मर्जी मूव कर जाए, आखिरकार ये होगा कि इसके पास एनर्जी तो काफी ज्यादा होगी इसकी रिपल्शन की वजह से, और इसके अट्रैक्शन की फोर्स इतनी कमजोर हो जाएगी कि वो कभी भी इन्फिनिट टाइम में भी इसको वापस नहीं खींच सकेगी। तो मकसद ये है कि यहां पे रखने से इसने इस लाइन के अलॉन्ग कोई नहीं घूमना। अलबत्ता ये जरूर है कि अगर आप यहां पे रखो और ये थोड़ा सा आगे जाए तो इसको रोक दो, फिर इसको मूव करने का मौका दो, थोड़ा सा मूव करे फिर रोक दो, फिर मूव करने का मौका दे दो, थोड़ा सा मूव करे फिर रोक दो। स्टेप्स में मूव करते हो अगर यहां तक, तो फिर ये उस पाथ के लॉन्ग जाएगा, क्योंकि जब स्टेप्स में आप मूव करोगे ना तो फिर इसका इनर्शिया डोमिनेट नहीं करेगा, इसको स्पीड पकड़ने ही नहीं दोगे तो इनर्शिया कहां से आएगा। बेचारे को थोड़ा सा मूव करने दो, जब वो अभी मूव करना शुरू ही करे तो उसको स्टॉप कर दो। इस तरह से उसके अंदर इनर्शिया नहीं आएगा और वो फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगा, लाइन के लॉन्ग मूव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस बड़े इजी हैं। एक तो ये है कि जो फील्ड लाइंस हैं ये स्टार्ट कहां से होती हैं। अब देखें, पॉजिटिव चार्ज है, यहां से फील्ड लाइन स्टार्ट हो रही है, नेगेटिव चार्ज है तो स्टार्ट नहीं हो रही। यहां पे देखो इस डायग्राम में तो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो रही है सारी, यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो रही हैं, यहां नेगेटिव है तो स्टार्ट नहीं हो रही। तो हमेशा फील्ड लाइंस कहां से स्टार्ट होती हैं, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं, और इसलिए पॉजिटिव चार्ज को हम सोर्स ऑफ फील्ड लाइंस भी कहते हैं।
कि ये वो चीज़ है जो हमें फील्ड लाइंस दे रही है, जहां से फील्ड लाइंस निकल रही हैं। उसके बाद लाइंस देखो एंड कहाँ पे कर रही हैं, नेगेटिव चार्ज था एंड कर गई, यहाँ नेगेटिव चार्ज था एंड कर गई, यहाँ नेगेटिव चार्ज था तो इसलिए एंड नहीं की, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्जेस थे, इन पे आके लाइंस एंड कर गई। तो लाइंस ने हमेशा एंड करना है नेगेटिव चार्ज पे, इसलिए नेगेटिव चार्ज को हम कहते हैं सिंक। जहां पे जाके कोई चीज खत्म हो जाए उसको सिंक कहते हैं। तो नेगेटिव चार्ज पे लाइंस जो हैं वो एंड कर जाती हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इन लाइंस की मदद से अगर आप फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हो या फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हो तो कैसे करोगे। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि फोर्स की डायरेक्शन और फील्ड की डायरेक्शन हमेशा सेम होनी है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर। तो हम अगर देखें तो मैं चाहता हूं कि यहां पे देखूं कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। सपोज इस पॉइंट पे मैं देखना चाहता हूं कि यहां मैं अगर इसको प्लेस करता हूं इस पे फोर्स की क्या डायरेक्शन होगी। तो ये पॉइंट मैं बना लेता हूं, ये एरो मैं थोड़ा आगे लगा देता हूं जो इस पे एरो लगा हो, क्योंकि पॉइंट के नीचे आगे। अब इस पॉइंट पे मैंने फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करनी है। अब देखो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि लाइन बनती कैसे है, तो आपको पता होगा कि अगर फर्ज करो कि लाइन बनी थी जब, तो सपोज मैंने यहां पे फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करनी हो तो कैसे फाइंड करता। ये फोर्स की डायरेक्शन यहां पे गिवन है, ऑलरेडी लिखी हुई है, ये एरो बना हुआ है, ये हमने काम किया था, फोर्स की डायरेक्शन ये। अब अगर सपोज करो कि ये लाइन सारी स्मूथ हो गई हो, मतलब ये कि लाइन जो है छोटे छोटे स्टेप्स में की और ये इस तरह से स्मूथ हो गई हुई। अब इस पॉइंट पे फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करनी है तो कैसे आएगी। अब आपको इस पॉइंट पे इस एरो की डायरेक्शन में जाने के लिए यहां पे एक टेंजेंट ड्रा करना पड़ेगा। इस तरह से टेंजेंट ऐसी लाइन होती है जो किसी कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगी। ये हम टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं। अब हमने डॉटेड लाइन ड्रा कर ली है जो इस कर्व को सिर्फ इस पॉइंट पे टच कर रही है, जिस पॉइंट पे डायरेक्शन फाइंड करनी। तो अब देखो कि अगर इस डायरेक्शन में फील्ड लाइन जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे टेंजेंट भी हमने इस तरफ को नहीं बनाना बल्कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को इस तरफ को बनाना है। तो ये फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो एक्चुअली देखो तो ये वही फोर्स है जो जब हम बना रहे थे लाइन तो उसके अंदर वो छोटे छोटे स्टेप्स में थी। अब हमने उस स्टेप को यहाँ से बड़ा करके टेंजेंट की फॉर्म में शो करना है। तो यहाँ पे अगर फील्ड लाइन की डायरेक्शन देखनी है तो आप क्या करोगे, इसके ऊपर टेंजेंट बनाओगे ऐसे। अब लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव इधर को जा रही है, जिसका मतलब है यहां से टेंजेंट भी आपने इधर को बनाना है, इसके अपोजिट नहीं बनाना। और ये इस पॉइंट पे फोर्स की डायरेक्शन आ गई। तो फोर्स की डायरेक्शन फिर किसके अलोंग होगी, हमेशा टेंजेंट के अलोंग होगी। ये आपने लफ्ज नहीं बोलना। टेंजेंट कहां ड्रा करना है, जिस पॉइंट पे फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करनी है उसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करना है। और जिस लाइन डायरेक्शन में लाइन जा रही है उसी डायरेक्शन में ड्रा करना है। हालांकि टेंजेंट तो वैसे पूरा होगा, ये लाइन होगी पूरी टेंजेंट, लेकिन आपने देखना है कि कर्व किस डायरेक्शन में जा रही है। ये एरो बता रहा है इस डायरेक्शन में जा रही है, तो आपने इस डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स की डायरेक्शन शो करनी है अगर आपके पास टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव चार्ज आप यहां प्लेस करो तो उस पर फोर्स इसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। लाइंस इतने आराम से ये पैटर्न नहीं बन जाते, उसके लिए कुछ चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। एक तो देखो जैसे मैंने बताया था यहाँ पे तमाम लाइंस का एंगल मैंने बताया 45 डिग्री। यहाँ पे भी अगर 8 लाइनें बनानी है तमाम का एंगल जो आपस में एंगल है वो 45 डिग्री। यही चीज आपने ख्याल रखनी है इन सारे पैटर्न्स में भी। अब देखो कि जहां से लाइंस स्टार्ट हो रही हैं वहां पे ऑलमोस्ट तमाम लाइंस के दरमियान इक्वल स्पेसिंग है। चार्ज की सरफेस पे जहां से लाइन स्टार्ट हो रही है या यहाँ जहां पे एंड कर रही है वहां पे लाइंस के दरमियान स्पेसिंग इक्वल बनानी है। ये नहीं करना कि कोई दो लाइनें तो बहुत ज्यादा करीब हो जाएं, कोई दो लाइनें बहुत ज्यादा दूर हो जाए, फिर आपका पैटर्न जो है वो गलत समझा जाएगा, वो सही रिजल्ट्स नहीं देगा आपको। ये हमने बता दिया डिफरेंट लाइंस के दरमियान एंगल। अब देखो दूसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि एंगल विद सरफेस ऑफ चार्ज। मिसाल के तौर पे ये लाइन यहां से ड्रा करनी शुरू की थी, पहला एरो देखो मैंने कहा कि ये इसको रिपेल करेगा, तो इसका सरफेस ऑफ चार्ज के साथ अगर एंगल देखो तो यहां पे ये 90 डिग्री बन रहा है। तो जो भी लाइन है वो चार्ज की सरफेस से आपने 90 पे स्टार्ट करनी है। मिसाल के तौर पे मैंने ये लाइन जो थी इसको घुमाना था पीछे को, लेकिन मैंने जहां से स्टार्ट किया है वहां से इसका एंगल 90 है सरफेस ऑफ चार्ज के साथ। देखो ऐसे बिल्कुल नॉर्मली जा रहा है। तो हर लाइन शुरू में 90 पे निकलेगी। एक तो बात बताई कि डिफरेंट लाइंस के दरमियान जो एंगल है
मतलब ये कि जब आप लाइंस बनानी शुरू करोगे आप चार्ज की सरफेस को पहले ही इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लोगे, ऐसे कि मैंने इतनी लाइनें बनानी है। ना उससे ज़्यादा लाइनें बनाओगे ना कम बनाओगे, बराबर फासलों पे लाइनें डिवाइड कर लोगे, उस लिहाज से फिर पैटर्न सही बन जाएगा। दूसरा ये कि लाइन शुरू में ही नहीं मोड़ देनी, शुरू में 90 पे लेके जानी है, आगे जाके उसको मोड़ना है, क्योंकि शुरू में सिर्फ इसका इफेक्ट होना है रिपल्शन का, आगे जाके फिर इसका भी इफेक्ट आएगा। जब ये फोर्स इसकी कुछ वीक हो जाएगी, इसकी भी अंदर अपना रोल प्ले करना शुरू करेगी, तो यहां से जाके आगे लाइन घूमेगी। एक चार्ज से आप कितनी लाइंस क्रिएट करोगे? अब देखो यहां पे मैंने बताया था कि ये दोनों चार्जेस भी इक्वल हैं, ये भी चार्जेस मिकदार में इक्वल थे, ये भी इक्वल थे। तो जब इक्वल चार्जेस होंगे तो दोनों से सेम नंबर ऑफ लाइंस ड्रा होंगी। मतलब ये दोनों पॉजिटिव थे, इक्वल थे, इससे भी 8 लाइनें निकली, इससे भी 8 निकली। ये दोनों इक्वल थे, इसमें भी 8 लाइनें गई, इसमें भी 8 लाइनें गई। ये एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों अगर इक्वल हैं, इससे 8 निकली हैं तो इसमें 8 ही जानी। लेकिन अगर दोनों चार्जेस इक्वल ना हो फिर क्या होगा? मिसाल के तौर पे एक चार्ज आपके पास है Q, दूसरा है 3Q। तो अगर Q से 2 लाइनें आप निकालोगे तो 3Q से आपको 6 लाइनें निकालनी पड़ेंगी। अगर इससे आप Q से 8 लाइनें निकालते हो तो 3Q से आपको 24 लाइनें निकालनी पड़ेंगी। तो नंबर ऑफ लाइंस जो हैं वो चार्ज की मिकदार के प्रोपोर्शनल हैं, लेकिन चूंकि आपकी बुक में सारे वही केसेस हैं जहां पे चार्जेस मिकदार में बराबर हैं, इसलिए आप यही समझ सकते हो कि हर चार्ज से लाइनें जो हैं वो आपने एक डायग्राम में सेम बनानी है। अगर पॉजिटिव है जितनी लाइनें पॉजिटिव से निकालोगे, नेगेटिव में उतनी ही जानी। अगर दोनों पॉजिटिव हैं जितनी इससे निकलेंगी उतनी इससे निकलेंगी। अगर दोनों नेगेटिव हैं जितनी इसमें जाएंगी उतनी ही इसमें जाएंगी। अब यहां पे जो हमने पैटर्न्स बनाए हैं, अब यहां पे देखो आप कि फील्ड सबसे स्ट्रॉन्ग कहां पे होगा। एक तो फील्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होता है चार्जेस के करीब। मिसाल के तौर पे यहां पे इस बाउंड्री पे फील्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, इस बाउंड्री पे फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहां पे देखो लाइंस भी एक दूसरे के करीब करीब आ चुकी है। दूसरा फील्ड कहां पे स्ट्रॉन्ग होगा? अगर आप सर्कल बनाते हो, यहां पे इस सर्कल के ऊपर आप देखो, आप कहते हो कि चार्ज के करीब तो फील्ड स्ट्रॉन्ग है ही है, वो तो मुझे पता है। मैं चाहता हूं चार्ज से दूर देखूं कि कहां फील्ड स्ट्रॉन्ग है। तो मैंने चार्ज से दूर एक सर्कल बना लिया। अब देखें यहां पे लाइंस के दरमियान फासला सबसे कम है, तो यहां पे फील्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा दोनों चार्जेस के दरमियान। यहां पे लाइंस का फासला ज्यादा है इसलिए फील्ड वीक होगा, यहां पे भी लाइंस का फासला बहुत ज्यादा है इसलिए फील्ड वीक होगा। तो दोनों एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज के दरमियान हमें वैसे भी पता है कि फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है। वो क्यों? क्योंकि अगर मैं यहां पे चार्ज रखूंगा तो ये पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव इसको ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा। दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में होंगी, ये ऐड होंगी तो जवाब ज्यादा आएगा। तो फील्ड सबसे स्ट्रॉन्ग यहां पे होना है। तो जहां पे फील्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है वहां लाइंस भी करीब है, जहां पे फील्ड वीक है वहां पे लाइंस भी दूर दूर है। तो लाइंस का फासला जो है यहां पे शो कर रहा है कि वो फील्ड की स्ट्रेंथ के लिहाज से उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखते हैं कि फील्ड सबसे वीक कहां पे। तो सबसे फील्ड वीक कहां पे होता है? 2 जगह पे होता है। अब 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं, अगर सेम चार्जेस, इनके दरमियान में चार्ज रख दूं, ये भी इसको रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, दोनों की फोर्स एज ए रिजल्ट कैंसिल आउट हो जाएगी, कोई फोर्स नहीं लगेगी, फील्ड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो नतीजा क्या हुआ कि ये 0 फील्ड रीजन है। यहां पे भी इसी तरह दोनों अट्रैक्ट करेंगे इसको, ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों की फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगी, तो कोई फोर्स नहीं लगेगी इस पॉजिटिव चार्ज पे। तो फील्ड अगर देखा जाए डायग्राम्स में तो यहां बहुत वीक है और यहां बहुत वीक है। जहां पे फील्ड बहुत ज्यादा वीक है वहां पे आप देख रहे हो कि वहां पे लाइंस भी नहीं आ रही, यहां पे लाइंस नहीं आ रही, यहां भी लाइंस नहीं आ रही। तो मतलब ये है कि जहां पे फील्ड वीक होगा, अगर आप ये सारे रूल्स फॉलो कर लो जो मैंने बताए और कोशिश करो कि लाइन को उसी डायरेक्शन में बनाओ जिस डायरेक्शन में चार्ज पे फोर्स लगनी है, या प्रैक्टिकली आप लैब में जाकर सही तरह वर्क करो, तो ऑटोमेटिकली जहां फील्ड स्ट्रॉन्ग है वहां लाइंस ज्यादा बनेंगी, जहां फील्ड वीक है वहां पे लाइंस कम बनेंगी, वहां पे लाइंस दूर दूर बनेंगी। इसी चीज को अगर हम एक और फॉर्म में बताना चाहें तो हम बता सकते हैं, इसी चीज को हम इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर मेरे पास कोई एरिया है, मैं ऐसी जगह प्लेस करता हूं जहां पे फील्ड वीक है तो उसके अंदर से कम नंबर ऑफ लाइंस गुजरेंगी। अगर मैं ऐसी जगह प्लेस करता हूं जहां पे फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसके अंदर से ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस गुजरेंगी। तो इसी चीज को हमने इस तरह डिफाइन कर दिया कि नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया, कि यूनिट एरिया है लाइन, उसमें से जो लाइंस गुजर रही हैं
उसको हमने किस तरह रखा है, परपेंडिकुलर रखा है लाइंस के। मतलब ये नहीं है कि लाइंस के अंदर ऐसे रख दो, ये गलत हो जाएगा, आपको ऐसे रखना पड़ेगा। लाइंस के परपेंडिकुलर जब आप रखते हो तो उसमें से जो नंबर ऑफ लाइंस गुजर रही हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड। नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया यानी n/a, परपेंडिकुलर यानी एरिया ऐसे रखा हुआ है, ऐसे नहीं रखा हुआ, वो किसको रिप्रेजेंट करेंगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करेंगी। तो आपने लाइंस इस तरह बनानी है कि लाइन जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है वहां यूनिट एरिया से ज्यादा लाइंस गुजरे, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम है वहां यूनिट एरिया से कम लाइंस गुजरे। अब बात समझ लो, ये सारा प्रोसेस कैसे अचीव होना है, ये सारे रूल्स फॉलो करके ये सारा प्रोसेस ऑटोमेटिकली अचीव हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि किसी जगह अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो वहां क्या होगा। मिसाल के तौर पे कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। यहां पे अगर ये देखो, ये लाइंस बनाई हुई हैं दरमियान में, तो लाइंस का फासला यूनिफॉर्म है, हर दो लाइंस का फासला एक जैसा है, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके एक्चुअली यहां तक फील्ड यूनिफॉर्म है। तो यहां पे हर दो लाइंस का फासला जो है वो भी एक जैसा है। अगर मैं कोई भी एरिया, सपोज यूनिट एरिया कह लो, इधर प्लेस करूं तब भी उतनी लाइंस ही गुजरनी है, 3 गुजरनी है। यहां प्लेस कर दूंगा तब भी 3 ही गुजरनी है। यहां प्लेस कर दूं तब भी 3 ही गुजरेंगी, इधर प्लेस कर दूं तब भी 3 ही गुजरेंगी। तो जिधर भी एरिया को प्लेस करता हूं नंबर ऑफ लाइंस चेंज नहीं होती। तो कह सकते हैं कि अगर फील्ड यूनिफॉर्म होगा अगर लाइंस पैरेलल हों और उनके दरमियान स्पेसिंग क्या हो, यूनिफॉर्म हो, एक जैसी स्पेसिंग हो, तो फिर हम कहेंगे कि फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है। लास्ट चीज कि क्या दो इलेक्ट्रिक लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर सकती हैं या नहीं कर सकती। अब देखें कि हमने शो किया यहाँ पे डायग्राम में कि ये दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। अब अगर देखें, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहाँ पे दोनों लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, ये पॉइंट दरमियान। अब अगर इस पे मैं फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करना चाहूँ, या मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मैं पॉजिटिव चार्ज रखता हूँ तो उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी। तो अगर मैं ब्लू लाइन के लिहाज से टेंजेंट ड्रा करता हूँ, क्योंकि फोर्स तो लगनी है टेंजेंट के अलाउंग। अब टेंजेंट अगर ब्लू लाइन के लिहाज से ड्रा करता हूँ तो ये टेंजेंट है, वो बता ब्लू लाइन कह रही है इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। ब्लैक लाइन से मैं पूछता हूँ, उसके मुताबिक टेंजेंट ड्रा करता हूँ, तो ब्लैक लाइन पर टेंजेंट जो है वो इस डायरेक्शन में, ब्लैक लाइन मुझे बता रही है फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी। अब ये नहीं हो सकता कि एक ही चार्ज हो, एक ही पॉइंट पे उसको रखें और उस पर फोर्स जो है वो दो डिफरेंट डायरेक्शंस में लगे। इस वजह से हम कहते हैं कि ये चीज़ फिजिकली पॉसिबल नहीं है, और लिहाजा ये नतीजा ये निकला कि कोई भी दो इलेक्ट्रिक लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ये चीज़ गलत है। हमेशा इलेक्ट्रिक लाइंस जो हैं वो इस तरह से बनेंगी। आपके पास जब भी इलेक्ट्रिक लाइंस बन रही हैं, अगर कहीं पे इंटरसेक्ट हो गई हैं, आपने प्रैक्टिकली बना रहे थे, तो आप अपने जो प्रोसेस है उसको दोबारा रिव्यू करें, आपसे कहीं गलती हुई है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में जितने भी फैक्ट्स आपको बताए हैं वो सारे आपको पसंद आए होंगे और आपके काम आएंगे फ्यूचर लाइफ में। शुक्रिया।